हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 आंकड़ों का संकलन पढ़ेंगे। इसकी मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह बहुत लंबा चैप्टर है। ये पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आंकड़ों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। आज हम इसमें आंकड़ों के प्रकार, उसके स्रोत व उसको संकलन करने की विधियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े या सांख्यिकी। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़े या परिमाणात्मक सूचकांक, जिनसे कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, संसार की कुल पशु संख्या 50% भारत में पाया जाता है। यानी वो सूचकांक जिनसे हम कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं उन्हें आंकड़े या सांख्यिकी बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि संसार का कुल पशु संख्या का 50% भारत में पाया जाता है। यानी ये क्या है, इससे हम अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो पूरा संसार में जो पशु संख्या है उसका 50% भारत में ही है। आंकड़ों के स्रोत व प्रकार। आंकड़ों के दो निम्नलिखित स्रोत हैं। फर्स्ट, प्राथमिक स्रोत। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से आंकड़ों का संकलन है। सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित यह आपको सीधी यानी फर्स्ट हैंड प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना पर उपलब्ध कराता है। यानी क्या है कि जो आंकड़े जो हमें बिल्कुल सीधे यानी फर्स्ट हैंड जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, सीधे तौर पर जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, उस जो हमें प्राप्त कराता है उनको जो साधन से हम प्राप्त करते हैं वो हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं। जैसे फील्ड वर्कर है, फील्ड वर्कर व्यक्तियों से जो है सीधे तौर पर जाकर उनसे मिलकर जो है आंकड़े इकट्ठे करता है। द्वितीयक स्रोत। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय है कि उस एजेंसी या संस्था से उपयुक्त सांख्यिकी सूचना प्राप्त करने से है जिनके पास वांछित सूचना पहले से ही उपलब्ध है। मान लीजिए कोई संस्था है या कोई एजेंसी है जिसके पास कुछ आंकड़े रखे हुए हैं और हमें ज़रूरत है, तो हमने उनसे जाकर ले लिए, तो वो क्या हो गए, हमारे द्वितीयक स्रोत हो गए, क्योंकि उनके पास जो आंकड़े हैं वो पहले से ही जमा होते हैं। फिर आता है प्रकार। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़ों से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से होता है जिन्हें उनके उद्गम स्थान से एकत्रित किया जाता है। वैशेल के अनुसार अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक यानी ओरिजिनल होते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े हैं जो शुरू में यानी किसी से सीधे तौर पर जाकर जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। कि जो हम सीधे तौर पर किसी व्यक्ति से, मान लीजिए हमें जनगणना करनी है, जनसंख्या जनगणना करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी एजेंसी से नहीं लेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं पूछेंगे, हम जो है सीधे व्यक्ति से जाकर उसके बारे में उससे आंकड़े इकट्ठा करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो जो हम वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो वो हमारे प्राथमिक आंकड़े होंगे। द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो पहले ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं। अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। M. ब्लेयर के अनुसार द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले ही अस्तित्व में है और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं।
यानी कि क्या है कि जो आंकड़े पहले से इकट्ठा कर लिए जाते हैं तो उनको हम द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। या कोई व्यक्ति पहले से किसी आंकड़ों को इकट्ठा कर लेता है। मान लीजिए हम पिछला उदाहरण ही ले लेते हैं, हमने जनसंख्या जनगणना करनी है। जो अगर हमें पुराने जनसंख्या जनगणना के बारे में कुछ बातें निकालनी है तो जो हमने पहले से ही आंकड़े इकट्ठा किए हुए हैं किसी एजेंसी ने या किसी व्यक्ति ने, तो हम वहाँ से जाकर उसको ले लेंगे। यदि हमें वर्तमान के बारे में जानना है तो वो आंकड़े हमारे लिए यूजलेस होंगे, मतलब उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में मुख्य अंतर के अंतर क्या क्या है? मौलिकता में अंतर। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि इनके अनुसंधानकर्ता स्वयं उनके मौलिक स्रोत से एकत्रित करता है, परंतु द्वितीयक आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग कच्चे माल की तरह किया जाता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से ही तैयार होते हैं, इसीलिए ये एक प्रकार की तैयार सामग्री होती है। इनकी मौलिकता में अंतर पाया जाता है क्योंकि जो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और ये मौलिक नहीं होते। प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े तैयार माल के रूप में होते हैं। उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। प्राथमिक आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग के अनुकूल होते हैं, उनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत द्वितीयक आंकड़े पहले ही किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं, उनका प्रयोग द्वितीयक रूप में दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक किया जाता है। जो प्राथमिक आंकड़े उनका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े वो पहले से ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं, जिनका प्रयोग हम किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक करते हैं। संकलन लागत में अंतर। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अपेक्षाकृत अधिक धन, समय और परिश्रम लगता है। इनकी संकलन लागत अधिक होती है। प्राथमिक आंकड़ों की संकलन लागत अधिक होती है। इसके विपरीत द्वितीयक आंकड़ों में केवल प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों से संकलित करना पड़ता है, इसलिए इनकी संकलन लागत कम होती है। जो है प्राथमिक आंकड़ों में अधिक समय भी लगता है, अधिक धन भी लगता है और अधिक मेहनत भी लगती है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में कम समय और कम परिश्रम और कम धन लगता है। मतलब उसका जो लागत है प्राथमिक आंकड़ों की वो अधिक है और द्वितीयक आंकड़ों की कम है। सीक्रेट्स के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का अंतर केवल अवस्था का ही है। जो आंकड़े एक पक्ष के लिए प्राथमिक हैं वे दूसरे के हाथ में द्वितीयक है। आंकड़ों के संकलन की विधियाँ। प्राथमिक आंकड़ों के इकट्ठा करने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है। इस जो प्राथमिक आंकड़े हैं उसको इकट्ठा करने की 4 विधियाँ हैं, जिसमें से आज हम सिर्फ 2 विधियों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहली है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को मेहनती, व्यवहार कुशल, निष्पक्ष और धैर्यवान होना चाहिए। देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में जो हमारा अनुसंधान करता है, यानी जो सर्वे करने वाला व्यक्ति होता है, उसको सीधे तौर पे ही मतलब व्यक्तियों से मिलकर उनसे आंकड़े इकट्ठा करने पड़ते हैं। इसके लिए उनको सफल होने के लिए क्या होना चाहिए? उनको व्यवहार कुशल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और इसके अलावा उनको उन लोगों की भाषा के बारे में पता होना चाहिए, उनके रहन सहन के बारे में पता होना चाहिए, उनके रीति रिवाज के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो तभी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसकी उपयुक्तता। यह विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए
उपयुक्त है, मतलब इसका कहाँ कहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। जिसका क्षेत्र सीमित होता है, जहाँ पे हमारा क्षेत्र सीमित हो, जहाँ आंकड़ों के मौलिकता की अधिक जरूरी हो। मौलिकता मतलब जो आंकड़े जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे उनकी मौलिकता अधिक जरूरी मानी जाए, वहाँ पे इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ आंकड़ों को गुप्त रखना होता है, जहाँ पे हम आंकड़ों को गुप्त रख सकते हैं, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हम आंकड़ों को अधिक की शुद्धता जो हम अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ सूचना देने वाले से सीधा संपर्क करना जरूरी है। इसके गुण। मौलिकता। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं यानी ओरिजिनल होते हैं। शुद्धता। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसमें जो आंकड़े जो है शुद्ध होते हैं क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता सीधा जाके व्यक्तियों से संपर्क करके आंकड़े इकट्ठा करता है। विश्वसनीय। इस तरीके द्वारा मुख्य सूचना या प्राप्त जानकारी पर पूर्ण विश्वास किया जाता है। इसमें जो है विश्वास भी जो आंकड़े हम जो इकट्ठा करते हैं उन पे विश्वास भी अधिक होता है। संबंधित आंकड़े यानी संबंधित सूचना। इस तरीके द्वारा मुख्य सूचना के अतिरिक्त और भी कई उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती है। या जो हम जिस उद्देश्य के लिए हम आंकड़े इकट्ठा कर लिए हैं उनसे अलग हमें कुछ और सूचनाएं भी उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। एकरूपता। इस विधि द्वारा आंकड़ों में एकरूपता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है क्योंकि आंकड़े एक ही व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। एकरूपता के कारण उनकी तुलना आसानी होती है। लोचशील। यह विधि लोचशील होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसके अवगुण। इस विधि के निम्नलिखित अवगुण हैं। बड़े क्षेत्रों के लिए यह प्रणाली अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। इसका प्रयोग हम बड़े क्षेत्र में नहीं कर सकते। व्यक्तिगत पक्षपात। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों का दोष पूर्ण प्रयोग होने का डर बना रहता है। यानी इसमें जो हमारा अनुसंधान करता है वो व्यक्तिगत पक्षपात भी कर सकता है। अधिक खर्चीली। इसमें अधिक धन, अधिक समय और अधिक मेहनत लगती है। सीमित क्षेत्र। इस विधि में सीमित क्षेत्र होने के कारण यह संभव है कि इस प्राप्त परिणाम क्षेत्र की सारी विशेषताओं को प्रकट नहीं कर सके, अर्थात निष्कर्ष कम प्रतिनिधित्व वाले हो, जिसके कारण गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्ति से मौलिक यानी ओरल पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे लोगों को साक्षी या विटनेस कहा जाता है। इस विधि में समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी से अप्रत्यक्ष तौर पर जो हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं, किसी समस्या से संबंधित किसी व्यक्ति को विटनेस या साक्षी मानकर उसमें जो है अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान विधि का प्रयोग होता है। इसकी उपयुक्तता क्या है? यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक हो, यानी जहाँ पर क्षेत्र जो है बड़ा हो। प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क न हो, जहाँ पर किसी से हमें प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर संपर्क ना करना पड़े। प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हो, यानी उनको वे अज्ञान हो किसी बारे में बताने में, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या गलत जानकारी दे देते हैं, तो इसलिए उसमें भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आंकड़े जटिल किस्म के हो एवं उनके
लिए विशेषज्ञों की राय की ज़रूरत हो। जहाँ पर जो है आंकड़े बहुत ही जटिल हो या कठिन हो, वहाँ पे विशेषज्ञों की राय होती है, इसमें भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी समितियाँ या आयोगों द्वारा किया जाता है। इसके गुण, इस प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं। विस्तृत क्षेत्र, यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है। कम खर्चीली, यह विधि कम खर्चीली होती है। इसमें जो है धन, समय और मेहनत कम लगती है। विशेषज्ञों की सम्मति, इस विधि में विशेषज्ञों की राय एवं सुझाव प्राप्त हो सकते हैं। यानी जो है इस विधि में विशेषज्ञों की राय भी प्राप्त होती है और वो हमें सुझाव भी देते हैं। निष्पक्षता, इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो है जो अनुसंधान करता है वो किसी के साथ व्यक्तिगत पक्षपात नहीं कर सकता। सरलता, यह विधि सरल होती है, आंकड़े संकलित करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इस विधि के अवगुण, इस प्रणाली के अवगुण निम्नलिखित हैं। शुद्धता की कमी, इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में उच्च स्तर की शुद्धता नहीं होती क्योंकि सूचना देने वाले प्राय लापरवाही बरतते हैं। इसमें जो है अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से हम कुछ सूचना लेते हैं तो वो जो है उसमें लापरवाही बरतता है, जिससे आंकड़ों में शुद्धता नहीं होती। पक्षपात, इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है। जो वो है कि इसमें जो है कि व्यक्ति जिससे हम सूचना प्राप्त करते हैं उसमें पक्षपात करने की जो है संभावना पाई जाती है। गलत परिणाम, इस विधि में सूचना देने वालों की लापरवाही, पक्षपात तथा अज्ञानता के कारण गलत परिणाम निकलने की संभावना होती है। जो है इसमें गलत परिणाम भी निकल सकते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा प्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान में अंतर, इनके अंतर निम्नलिखित हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों से अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है, जबकि अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान में समस्या से अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है। जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में जो समस्या है उनसे संबंध रखने वाले प्रत्यक्ष लोगों से हम संपर्क करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर करते हैं, जबकि मौलिक अनुसंधानकर्ता में जो अप्रत्यक्ष तौर पर समस्या से संबंध रख रहे व्यक्तियों से हम सूचना प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उस विधि में संभव है जिसमें अनुसंधान का क्षेत्र छोटा होता है, जबकि अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है छोटे क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत बड़े क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचना देने वालों की भाषा, रीति रिवाज आदि का ज्ञान होना चाहिए, जबकि अप्रत्यक्ष अनुसंधान में यह आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को उनकी रीति रिवाज में मतलब बोलचाल, रहन सहन, सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष अनुसंधान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। 4 है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान अधिक महंगी विधि है, जबकि अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान कम खर्चीली विधि है। जो हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है वो अधिक महंगी है और जो हमारी अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान है वो कम खर्चीली है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।